नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 10 में। मेरा नाम है तनुज बंसल और बैच का नाम है द्रोणा और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास और नीट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और तकरीबन हमने इसके 9 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है ना। कुछ लेक्चर्स और बाकी हैं जिसमें हम बचे खुचे जो टॉपिक्स हैं वो हम करने वाले हैं। टॉपिक जरूर बचे कुचे हैं लेकिन ये सच में बचे कुचे नहीं हैं। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम जब भी किसी चैप्टर को करते हैं तो हमें ये कोशिश होनी चाहिए या हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई हम उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें। क्योंकि भाई देखो, आप चाहे बोर्ड का एग्जाम दो चाहे आप नीट का एग्जाम दो, तो क्वेश्चन तो पर चैप्टर आप मान के चलो कि एक आएगा या दो आएंगे। तो किसी भी चैप्टर को अधूरा नहीं छोड़ना है यार। ऐसा ना हो कि भाई आपने मान लो कि ये चैप्टर आधा पढ़ लिया, अगला चैप्टर भी आधा पढ़ लिया, अगला चैप्टर भी आधा पढ़ लिया। बुरी किस्मत कई बार हो तो ऐसा हो जाता है कि भाई जो आपने पोर्शन पढ़ा है उस चैप्टर का, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो दूसरे 50% में से आ गया या दूसरे आधे पोर्शन में से आ गया, तब क्या करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें जो भी चैप्टर करना है वो पूरा अच्छे से करना है, पूरा तरीके से करना है, मतलब पूरा सिलेबस ही करना है हमें। तो अच्छे से चीजें करनी है, अधूरी चीजें नहीं छोड़नी है और एक सफिशिएंट प्रैक्टिस आपको करनी है और प्रैक्टिस शीट्स आपको साथ में मिल ही रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई अगर आप चैप्टर को अधूरा छोड़ते हैं, बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो आपने जितने दिन मेहनत करी है वो भी बर्बाद हो गई। तो वो मेहनत बर्बाद ना हो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट कर रहा हूं कि भैया उस चैप्टर को पूरा 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 कंटिन्यू रखिए, जरूरी है ये। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की हम करते हैं शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत। धमाका तो वैसे क्या है, टॉपिक बात कर लेते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जाएंगे। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर डाइपोल डाइपोल डाइपोल, काफी दिनों से डाइपोल नहीं पढ़ा है सर, डाइपोल आपने नहीं पढ़ाया है सर। डाइपोल आज पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सुनिएगा उस चीज। उससे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में अगर आपको याद हो, हमने रॉड के बारे में बात करी थी जी, ठीक है ना। रॉड के बारे में बात की थी कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड है या कैसी भी चार्ज रॉड है, तो पी पॉइंट पे जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डिस्टेंसेस अल्फा बीटा, डिस्टेंस ए, तो एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड होगी वो होगी के लैम्डा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। ये फील्ड हमारे पास निकल करके आएगी। और वाई डायरेक्शन की जो फील्ड होगी वो थी के लैम्डा बाय ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन की और वाई डायरेक्शन की फील्ड रॉड की वजह से थी। दो स्पेशल केसेस हमने किए थे इन्फानाइट के लिए। अगर इन्फानाइट थी तो अल्फा और बीटा दोनों 90 थे, अल्फा और बीटा दोनों 90 थे, तो एक्स डायरेक्शन की फील्ड हो गई 2k लैम्डा बाय ए और वाई डायरेक्शन की फील्ड हो गई जी 0, वाई डायरेक्शन की फील्ड हो गई 0। तो नेट फील्ड हमारे पास 2k लैम्डा बाय ए ही आई, क्योंकि वाई डायरेक्शन की तो 0 है। तो नेट फील्ड हमारे पास कितनी बची, 2k लैम्डा बाय ए। उसके बाद बाद में क्या, सेमी इनफानाइट, सेमी इनफानाइट। अरे बेटा सुन लो बेटा सुन लो, यहाँ पे सेमी इनफानाइट, सेमी इनफानाइट की वजह से एक्स डायरेक्शन की फील्ड भी के लैम्डा बाय ए आई थी और वाई डायरेक्शन की फील्ड भी के लैम्डा बाय ए आई थी। तो नेट जो फील्ड आई थी वो अंडर रूट 2k लैम्डा बाय ए बनी थी। इसके लिए एक एंगल 90 डिग्री, अल्फा और बीटा में से कोई भी, और दूसरा एंगल 0 डिग्री, दूसरा एंगल 0 डिग्री। तो एक 90 एक 0, सेमी इनफाइनाइट जिसका एक एंड आपको पता है और इनफाइनाइट जिसका आपको कोई एंड नहीं पता। मैंने आपको यह भी बताया था कि इनफाइनाइट का मतलब यह होता है कि भैया जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट बहुत पास है रॉड के। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, मतलब इनफाइनाइट रॉड जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इन्फिनिटी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते भाई, जिंदगी भर नहीं पहुंच सकते।
पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते भाई, जिंदगी भर नहीं पहुंच सकते। जिंदगी बीत जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, उम्रें बीत जाएंगी, है ना, कितनी जिंदगियां बीत जाएंगी, आप नहीं पहुंच सकते भाई। लेकिन हम मान तो सकते हैं, है ना, हम मान तो सकते हैं ना कि भैया ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना। हम पॉइंट इतना पास ले आए कि हमें ये लगे कि ये बहुत बड़ा है ना, सिंपल सी बात है। ये चीज जैसे ये पॉइंट इतनी पास है, मान लो ये पॉइंट बहुत पास है, तो हमने रॉड को इन्फिनिटी मान लिया। इसी तरीके से हम जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि मुश्किलें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों को बहुत बड़ा मान लेते हैं, बहुत बड़ा बना लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि भैया ये शायद मतलब पता नहीं क्या बात हो गई है मेरे साथ, और हम छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। हमें लगता है कि भैया ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं सोचना भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। आपको हमेशा ये सोचना है कि भैया ये जो जिंदगी है इसमें मुसीबतें आएंगी तो वो कुछ भी नहीं है भाई मेरे सामने, है ना। इंसान के हौसले के सामने मुसीबतें कुछ नहीं है, वो इन्फिनिटी नहीं है, वो जीरो होती है। मतलब मुसीबतों को आप इन्फिनिटी ना मान करके जीरो मान सकते हो अपने हौसलों की मदद से। इन्हीं शब्दों के साथ रिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कुछ मेन प्रॉपर्टीज जो हमने करी थी, तो उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि भैया वो क्या प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस थी, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइंस थी। ये रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम है, ठीक है ना। अगर लाइंस पास पास हैं तो उसका मतलब डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर लाइंस दूर दूर हैं यानी कि रेयरर हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी भाई। डेंसर और रेयरर का केस यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ठीक है ना। इसको लेके मैं आपको और भी बात की थी कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखा रखी हैं, कर्व दिखा रखी हैं, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, ठीक है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट भी नहीं करती। जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें से उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस दिखा सकते हो। मान लो प्लस क्यू आपने दिखाया है, उसमें से 4 फील्ड लाइंस दिखा दी आपने, सपोज करो, तो प्लस 2 क्यू दिखाया, इसमें से डबल दिखा दो, है ना, डबल दिखा दो। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस उसमें से निकलती हुई दिखा दो, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को अप्रोच कर सकते हो कि किस तरीके से वो बनेंगी। इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्लोज लूप नहीं बना सकती, पॉजिटिव से नेगेटिव होंगी, और कर्व्ड पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। और प्लस क्यू और प्लस 2 क्यू, तो जितना बड़ा चार्ज होगा तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम वहां से क्या कर देंगे, शो कर देंगे। और डेंसर रेयर वाला केस तो है ही, डेंसर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और रेयर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है ना। बस यही प्रॉपर्टीज थी जो हमने यहां पे पढ़ी थी। उसके बाद अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनाई थी मैंने, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, जीरो, ठीक है ना, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए अगर बराबर चार्जेस हैं तो हमने क्या मान के चले थे, जीरो मान के चले थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, तो प्लस से माइनस कुछ लाइंस दिखा दो, इधर से इन्फिनिटी भेज दो, ठीक है ना, इधर से इन्फिनिटी से इधर मिला दो, है ना। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे दिखा सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल दिखा सकते हो। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो हमने यहां पे शो कर रखी हैं। तो आपको ये बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे बननी है। उसके बाद
हमने बात की थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि भैया अगर इक्वल डिस्टेंसेस हैं और डायरेक्शन भी सेम है, अगर फील्ड लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंसेस दिखा रखे हैं और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म है। और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। जैसा इस तरीके से अगर हम दिखा दें तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को रखा गया है, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को रखा गया है, ये मैं आपकी प्रॉपर रिवीजन करवा रहा हूं भाई, प्रॉपर रिवीजन हो रही है, ठीक है ना। हाँ, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल को रखा गया है, मान लो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाएगा, Q इंटू ई। और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, दैट इज Q इंटू ई। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया भी था। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नदी कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपना जो फल हैं वो कभी भी खुद नहीं खाते, इसीलिए कोई भी चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे ही फोर्स नहीं लगाता। कोई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा जब तक किसी का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ ना हो। समझे भाई, समझ गए। तो ये थी पिछली क्लास की प्रॉपर रिवीजन। अब बढ़ते हैं आगे। सर होमवर्क था सर, आगे कैसे बढ़ रहे हो। होमवर्क एक तो क्वेश्चन था है, उसके अलावा बस प्रैक्टिस शीट थी, वो आपने करी होगी। होमवर्क क्वेश्चन भी आपने करा होगा, उम्मीद करता हूं मैं ऐसा। तो फिर अगर आपने होमवर्क क्वेश्चन करा है तो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। देखो जी, आइए सवाल क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड required to balance a proton 1.7 into 10 raised to power minus 27 kg and charge this coulomb is nearly, एक प्रोटॉन है, ठीक है, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, मान लो कि प्रोटॉन आपने यहां पे छोड़ दिया, वैसे तो प्रोटॉन हमें दिखता नहीं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इमेजिनरी हो गया, लेकिन मान लो चलो आपको दिख रहा है, आप एक ऐसे चश्मे वश्मे ले आए जिससे प्रोटॉन दिख रहा है, बताओ भाई। तो मतलब आते होंगे है ना, मतलब बेसिकली हम प्रोटॉन्स के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो इधर देखो भाई, ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर चार्ज वो तो हमें पता ही है, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना है, नीचे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, mg। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है भाई, mg फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे mg लग रहा है, ठीक है ना, नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। अच्छा, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है। तो वो पूछी गई है कि कितनी रिक्वायर्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर बैलेंस करना है तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलो भाई। अगर बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए, ओके। प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, है ना, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा, है ना। प्रोटॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो भैया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा। भैया अगर बताया पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। अगर इसको बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें कहां चाहिए, ऊपर चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां चाहिए, ऊपर चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, QE। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा भाई, QE, समझे। तो अब ये बैलेंस करना है, ठीक है ना, बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए QE और mg बराबर होंगे, ठीक है ना। mg बनेगा, सॉरी E बनेगा mg बाय Q, mg बाय Q। मास कितना है,
1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg दिया हुआ है। 1.67 होता है, तकरीबन 1.7 दे दिया। जी की वैल्यू 10 मान लो, ले लो, नियरली पूछा है उन्होंने, एग्जैक्ट आंसर पूछा नहीं, हम नियरेस्ट जाएंगे आंसर। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज होता है प्रोटॉन पे, ठीक है। अच्छा, अब नियरेस्ट कैसे निकालें? बेहद आसान है बेटा, बेहद आसान। आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है। ये 1.6 है, ये 1.7 है, तकरीबन तकरीबन इसको इक्वल मान सकते हो कि ये कट गए, है ना। तकरीबन आप ये मान लो कि ये कट गए, तो आप तकरीबन इसको ये लिख दो 10⁻⁻27 इंटू 10/10⁻⁻19, ठीक है ना। तो ये बनेगा कितना? ऊपर बन जाएगा 10⁻⁻26 और ये 10⁻⁻19, तो ये बन गया 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 आंसर आ गया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तकरीबन। तो 10⁻⁻7 वाला ये आंसर है बेटा, ये आंसर है, ठीक है ना, 10⁻⁻7 वाला। कुछ लोगों को यहां पे लिखी हुई यूनिट्स से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सर ये कौन सी यूनिट्स लिखी हुई हैं? ये जो यूनिट्स दिखाई दे रही हैं सर, ये कौन सी यूनिट है? ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्ट्स पर मीटर, वोल्ट्स पर मीटर। ये अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर कैसे लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट दिखा सकता हूं। आई थिंक आपको ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि 1 इंटू 10⁻⁻7 है वोल्ट पर मीटर, एसआई यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई किसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप सोचो कि भैया अब तो हम कन्वर्ट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है रे, ठीक है। चलो अब इधर देखो, तो मैं आपको यूनिट बताता हूं, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई F बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। तो ये क्या बन गया? न्यूटन, और ये बन गया कूलम। तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट, या फिर इसे वोल्ट पर मीटर भी बोल देते हैं, ये भी एसआई ही है, दोनों ही एसआई यूनिट्स हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है और न्यूटन पर कूलम लिखा होता तब भी सेम बात होती, ठीक है ना। ये कैसे आएगा आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर कैसे आती है, ठीक है ना। मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नोट्स में लिखूंगा या यहाँ पे लिखूंगा और आपको कहूंगा कि भैया नहीं समझ में आई, ठीक है ना। हाँ, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली बार हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, तो हमने बात की थी कि इस पे फोर्स लगेगा, रखा था, फोर्स लगेगा। अब अगर फोर्स लगेगा तो ये तो चलेगा, रुका थोड़ी रहेगा, चलेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर चला के उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, लेकिन फिसल गया। ये तुमने क्या किया? चलो मैंने ये किया कि अब मैं चार्ज पार्टिकल को चलाऊंगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। कैसे? फोर्स लगा के। भाई किसी को भी किसी रुकी हुई चीज को चलाना है तो क्या चाहिए? फोर्स चाहिए ना। आओ चलाते हैं, हम और आप मिलके चलाएंगे यार, ऐसा थोड़ी है। हाँ सुनो फिर, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है,
ठीक है ना, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है ना, क्यू चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है। अब ये इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इस ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, वो Q इंटू ई लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू ई लगेगा। फोर्स की वजह से इसकी मूवमेंट होगी, अब ये रुका तो रहेगा नहीं, तो इसमें क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय मास, क्यू ई बाय एम। तो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी क्यू ई बाय एम, ये याद रखनी है आपको। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्यू ई बाय एम होगी, ठीक है ना। इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी भैया, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। सर कौन सी इक्वेशन होती हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी या उससे पहले 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस यहां पे लग जाएंगी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। भैया ये कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं बिंदास तरीके से, ठीक है ना। आपको कोई भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भैया ये तो क्या हो गया। मान लो आपको लगाना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो भैया कैसे लगाओगे? v इज इक्वल्स टू यू, यू तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन है क्यू ई बाई एम इंटू क्या हो गया? टाइम। तो v हमारे पास आ गया क्यू ई बाई एम इंटू टाइम। बस आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू याद रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि भैया आप इक्वेशन याद करो, ठीक है ना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भैया, पागल हो जाओगे, है ना। इक्वेशन इसको थोड़ी याद करने बैठोगे। बस आप ये याद रखो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्या रखनी है? क्यू ई बाई एम, ठीक है ना। हमें उतनी ही चीजें याद रखनी है जितनी जरूरत है। हाँ, जहां पे शॉर्टकट होंगे, जहां पे इस्तेमाल हो सकते होंगे और उन शॉर्टकट्स का अच्छा खासा यूज हो रहा होगा तो वहां पे मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे u 0 है तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम इंटू एस। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लगा सकते हो। सिमिलरली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अब आपको लगा के दिखाने की इसको जरूरत है। छोटे बच्चे तो नहीं हो, छोटे बच्चे हो क्या? नहीं हो ना? तो भैया ये याद कर लो यार, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया। सिमिलरली अगर चार्ज नेगेटिव है तो यही सारी चीजें उल्टी डायरेक्शन में हो जाएंगी। करने की जरूरत थोड़ी है इस केस में कि सर अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो, अरे अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो फोर्स पहले इधर लग रहा था, वो तो पॉजिटिव के केस में लग रहा था, तो इधर लग जाएगा तो चार्ज पार्टिकल इधर जाने की बजाय उधर चला जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो गई, ये तो फिर भी वैलिड होगा ना? बताओ, समझे भैया? सिर्फ उससे डायरेक्शन बदलेगी, ध्यान रखना इस बात का, टेंशन मत लेना।
ये कौन सा केस है? चार्ज पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। इसमें आपको ये बात याद रखनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। मैं बता रहा हूं क्या क्या याद रखना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? क्यू ई बाई एम है, फोर्स बाय मास है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सर आगे क्या है? आगे है कि चार्ज पार्टिकल को अब हमने रोक के नहीं छोड़ा। एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे बहा के ले गई, है ना भाई। चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये बहा के ले गई, है ना। ऐसा होता है कि पानी के अंदर कोई चीज रख दी, पानी बह रहा है तो पानी उसे बहा के ले गया। एक है कि हम उसे खुद फेंकें, बहाव में ना बहें, हम खुद फेंकें उसे, ना। देखो फिर, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल को। देखो जरा, है ना, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कैसे? सुनो, बस इसमें कंडीशन ये होगी, बाकी सब तो सही है, क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन वही होगी, है ना। इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, बस यही ज्यादा एक मेन जो कंडीशन है वो यही है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स क्यू ई बाई एम नहीं है, क्यू ई है, और एक्सेलरेशन जो है वो क्यू ई बाई एम है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है, फोर्स क्यू ई है, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम है। तो ये हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है, ठीक है ना। दिस इज वी नीड टू लर्न, ठीक है ना। u जीरो नहीं है यहाँ पे, बस यही बात। उन सारी इक्वेशंस में u अब जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है ना। इस केस में आपको u को जीरो पुट नहीं करना है, ठीक है ना। सो दैट इज द मेन केस जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। दिस इज द मेन केस जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। u इज नॉट जीरो, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आ गई है हमारे पास, तो ये हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है बस। अच्छा, तो इसमें चार्ज पार्टिकल जो है किस तरीके से मूव करेगा? आगे जाता रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या था? इसमें भी सीधा ही चलता चला जा रहा है। तो इसमें याद रखना कि इस केस में जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ ऑफ पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन में चलता रहेगा, ठीक है। इस केस में भी वो सीधी लाइन में चलता रहेगा। भाई पहले भी उधर जा रहा था, फोर्स भी उधर लग गया। भाई आप खुद सोचो, आप उधर जा रहे हो, किसी ने आपको उधर ही धक्का मार दिया तो उधर ही जाते रहोगे ना, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ सर, अगर ऐसा हो जाए कि हमारी जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर ऐसे दी हुई है, लेकिन हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है ना, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम बनेगी। इधर जा रहे थे हम पहले, कोई धक्का मुझे इधर मार रहा है, समझ रहे हो? मैं इधर जाना चाहता हूं, कोई धक्का मुझे इधर मार रहा है, तो शुरू में क्या होगा? रिटार्डेशन होगी। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं
तब रिटार्डेशन होती है, स्पीड कम होती है। सर क्यों स्पीड कम होती है? मैं इधर जा रहा हूं, धक्का मुझे उल्टे में लग रहा है, तो स्पीड कम होगी। तो होगा क्या? इसमें मोशन कुछ ऐसा होता है बेटा, पहले इधर जाते 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 इधर जाऊंगा मैं, अच्छे से बनाता हूं। इसको देखो, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए हमें, और तो कुछ नहीं। एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम। तो इसमें होगा क्या कि पहले पार्टिकल पीछे जाएगा, फिर वहां से पार्टिकल कहां जाएगा? आगे की तरफ जाएगा, है ना। पहले पार्टिकल पीछे जाएगा और फिर वहां से पार्टिकल कहां जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, u इनिशियल वेलोसिटी है, और यहां पे पार्टिकल एक बार के लिए रुकेगा क्योंकि रिटार्डेशन होगी, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन होगी, और उसके बाद फिर उधर जाएगा। ये तो बात समझ रहे हो ना भाई? शुरू में क्या हुआ? स्पीड इधर थी, फोर्स इधर था, स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक बार के लिए रुकेगा जाके, है ना। फिर उसके बाद वहां से मुड़ के वापस फिर उधर ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर उधर चलने लगेगा और फोर्स तो उधर है ही, एक्सेलरेशन तो उधर है ही, तो भैया फिर उधर ही उधर चलता रहेगा। ये बिल्कुल वही हिसाब किताब है। आप ऐसा सोचो कि बॉल को आपने ऊपर फेंका, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो आपने पत्थर को तबीयत से ऊपर की तरफ उछाला, तो ऊपर जाते हुए उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, और नीचे जाते हुए उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ऊपर जाते हुए कम क्यों होगी? क्यों कम होगी? क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, वो जा रहा है कहां? ऊपर, तो स्पीड कम हो रही है। नीचे आते हुए उसकी स्पीड भी नीचे है, मतलब वेलोसिटी भी नीचे है और ग्रेविटी भी नीचे है, तो स्पीड बढ़ रही है। यही चीज यहां पे हो रही है कि भाई पहले क्या है? वेलोसिटी इधर है लेफ्ट में, एक्सेलरेशन राइट में, तो स्पीड कम हो रही है। फिर वेलोसिटी भी उधर, एक्सेलरेशन भी उधर, तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसमें हम लिखेंगे कि फर्स्ट स्पीड डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस। पहले स्पीड इंक्रीज करेगी, फिर स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। पहले डिक्रीज देन इंक्रीज। हाँ, पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, एक ही लाइन में चलता चला जाएगा। पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि पाथ कैसा होगा। पाथ में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो भैया स्ट्रेट लाइन ही है। क्लियर? ये तो ऐसे थोड़ा सा कर्व तो मैंने दिखाने के लिए बनाया है ताकि आपको पता चल जाए, वरना तो स्ट्रेट लाइन ही पाथ है, बस पहले इधर जा रहा हूं फिर इधर जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, थक गया मैं तो यार, आप भी थक गए? पानी पी लो, फिर पानी पी लेते हैं। तो मेरे साथ पानी पिएगा, ठंडा ठंडा पानी नहीं भाई, ठंडा ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल पानी है, बिल्कुल नॉर्मल। एक घुट पियेंगे, दूसरा घुट पियेंगे, ज्यादा मत पीना, उठ के वॉशरूम जाना पड़ सकता है। इधर देखो अब, ठीक है। मेरा तो क्या है, मैं तो रिकॉर्डिंग बंद करके चला जाऊंगा ना, बट आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। इधर देखो अब, क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम एंड चार्ज -3 मिलीकूलम moving with a speed of 40 meter per second enters a region of electric field 80 Newton per coulomb in the same direction of the electric field. The speed of the particle after 3 seconds is. क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है सर? अरे बहुत आसान है, सुनो। कह रहे हैं कि एक मास है 20 ग्राम का, 20 ग्राम मतलब 20 इंटू 10⁻³ -3 kg, ठीक है। और इस पे चार्ज है -3 मिली कूलम,
तो -3 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है ना। स्पीड इसकी 40 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड इसकी 40 मीटर पर सेकेंड है। ये एक ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 80 न्यूटन पर कूलम है। अभी बताया था इसी लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। टाइम अपने पास 3 सेकंड है, ठीक है ना। तो स्पीड बतानी है 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद स्पीड बतानी है, ठीक है ना। अब ये बात को आप थोड़ा सा भली भांति यहां पे देखो कि भाई चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज नेगेटिव है। इधर देना, देखना जो क्वेश्चन है उसको समझो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इसमें चार्ज पार्टिकल है, कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज। एंटर द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। किस तरफ लगेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उस बात को भूल जाओ, ठीक है ना। अलग से सोचो, अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन कितनी होगी, QE/m, कोई डाउट इसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड डिक्रीज करेगी। देखो इसमें जो हमने ये देखा था ये तो पॉजिटिव चार्ज का केस था कि इनिशियल वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी तरफ लग गया, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है बेटा, चार्ज नेगेटिव है तो भैया फोर्स उल्टा लगेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, तो मैं माइनस भी लिख देता हूं यहां पे, -QE/m, ठीक है ना, माइनस। अब चार्ज लिखो, मिली कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 80, मास कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। ये हमारे पास चीजें गिवन हैं, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, तो -24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। सॉरी 3 इंटू 8/2, ठीक है ना, /2 भी है, तो ये भी हमें साथ में लगाना है। तो हमारे पास बनेगा कितना, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगी। कितने टाइम बाद स्पीड निकालनी है, 3 सेकंड के बाद। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, u कितना है, 40, 40 नहीं 40, वो है ना मूवी एक फिर हेरा फेरी, जिसमें वो कहता है 40 लाख चाहिए भाई, है ना, तो होता है ना सीन, याद आ रहा होगा, 40 लाख चाहिए, 40 लाख से एक कम नहीं लेंगे, हमें भी पैसा डबल करना है। तो वो पैसा डबल के चक्कर में सब पैसा अपना गवा पड़ते हैं। राजू मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ राजू, तुम मेरे लिए किडनी बेचेगा, इधर देखो, मेरे को भी इमोशनल होता है रे, तुम मेरे लिए क्वेश्चन करेगा, तुम मेरे लिए पढ़ाई करेगा, तुम मेरे लिए कमेंट करेगा, देवा रे देवा, मैं तो तुम्हें हरामी समझता था रे, तुम तो देव मानुस निकला रे। तो एक्सेलरेशन 12, टाइम 3 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, ठीक है ना। एक्सेलरेशन 12 और एक्सेलरेशन -12 और टाइम 3 सेकेंड, 40 - 36, तो 4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। एक बात सोचो, एक बात क्लियर कट सोचो, शुरू में स्पीड कितनी थी, 40, स्पीड डिक्रीज हो रही है, ये बात तो समझ में आ रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन तो मैं सवाल
कि एक लाइन लिखने से पहले ही कट कर दूंगा। 40 से तो चला ही था, ठीक है ना, 40 से तो चला ही था। अब उसके बाद 3 सेकंड बाद, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है भाई ये, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी वो मुड़ा नहीं है ना, पहले स्पीड कम होगी, ठीक है ना, ऐसे दिखाया था ना इसमें कि वो मुड़ा है बीच में, वो क्या है, मुड़ा है बीच में, ठीक है ना, अभी मुड़ने का वक्त ही नहीं आया, अभी तो उसी तरफ चलता चला जा रहा है। स्पीड कितनी हो गई, 40 से सिर्फ 4 रह गई है, ठीक है ना, कम हो गई है स्पीड, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आंसर 40 से कम आएगा, ठीक है जी। चलो, आई होप ये बात आपको पूरे तरीके से क्लियर है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। डन डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये सवाल कर लेते हैं, कर लें, कर लेते हैं। An electron of mass m charge E falls through a distance h meter in a uniform electric field E vertically upwards. Then the time of fall is, देखो, electron of mass m and charge E falls through a distance h meter in a uniform electric field. इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, माइनस ई चार्ज है, ठीक है ना, माइनस ई चार्ज है, मास m है, तो ये फॉल करता है डिस्टेंस h से, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड्स लग रही है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना, फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा भाई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, ठीक है ना, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ लग जाएगा, तो माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ गिरेगा, क्या करेगा, गिरेगा। h distance in a uniform electric field vertically upwards, then the time of the fall is, कितने टाइम में ये h distance गिरेगा, यहां से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे होगी, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डायरेक्शन दिखा दी, मैंने एक बार डायरेक्शन शो कर दी, अब मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, u0 चार्ज माइनस ई, ठीक है ना, तो फोर्स ये आ गया, एक्सेलरेशन ये आ गई, ठीक है ना, इसकी वजह से नीचे गिरेगा, माइनस लगाने की बेवजह कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, माइनस लगाना है तो आप लगा भी सकते हो, मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। सर हम तो माइनस लगाएंगे, लगा लेना, फिर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे सर, बता रहा हूं, लो लगा लो आप, चैन पड़ गया, कलेजे में ठंडक पड़ गई, सुनो आप ध्यान से सुनिएगा, टाइम ऑफ फॉल बताना है, तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो मुझे समझ में आ रहा है कि इससे आंसर मेरा आ जाएगा। u तो 0 है, u तो 0 है, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s होता है डिस्प्लेसमेंट, s होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है, कहां जा रहा है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है बेटा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को मैंने क्या मान रखा है, मैं ये मान के चल रहा हूं नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है और ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, माइनस एच, मैं आप लोगों की जिद पूरी कर रहा हूं, हालांकि मैं माइनस लगाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जिद पूरी कर रहा हूं, आपको फर्क बता भी दूंगा, हाफ एक्सेलरेशन माइनस क्यू ई बाई एम, और यहां पे टी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस यहां पे कट गया, माइनस माइनस यहां पे कट गया, तो टाइम हमारे पास आया अंडर रूट 2mh बाय क्यू ई, उधर टी स्क्वायर है, 2m ऊपर आ जाएगा बाय क्यू ई, ये आंसर है बेटा। पहले तो चार्ज, चार्ज तो ई है, ठीक है ना, चार्ज, अरे स्मॉल ई,
ठीक है, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया भाई, तो अंडर रूट 2mh बाय ई, ठीक है ना, अंडर रूट 2mh बाय स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है, नजर आ रही है, ठीक है ना, अंडर रूट 2mh बाय स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा आंसर, ये आंसर है बेटा, देख लो जरा। मैं आपको दोबारा क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाता हूं जो मुझे यहां पे देखने में नजर आ रहा, नजर क्या आ रहा है कि चार्ज को यहां पे रखा गया, वो h डिस्टेंस नीचे गिर गया। सर क्यों नीचे गिर गया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर थी, उसकी वजह से फोर्स नीचे लग रहा है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गई। नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर आप, सर मैं तो नेगेटिव नहीं लगाना चाहता, तो फिर यहां पे भी मत लगाओ। अगर आप अज्यूम कर लोगे डाउनवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है ना, अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव अज्यूम करोगे, तो फिर क्या होगा जी? फिर ये भी प्लस आएगा और ये भी प्लस आ जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर आप लिखना बड़े आराम से, हाफ एक्सेलरेशन भी प्लस में और डिस्प्लेसमेंट भी प्लस में, है ना। तो आंसर फिर भी सेम है। देखो माइनस माइनस यहां पे माने थे, ये भी माइनस ये भी माइनस, कट गए। यहां पे माइनस नहीं माने तो नहीं कटे, क्योंकि माइनस है ही नहीं, तो कटेंगे क्या भाई? जो होगा वही तो कटेगा। अरे समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर। नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, चाहे उससे सॉल्व कर लो, चाहे नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, चाहे उससे सॉल्व कर लो। एक बात का ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, और ऑप्शंस में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डिस्कशन हुआ है। देख लो आप, ऑप्शंस के अंदर भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डिस्कशन हुआ है, कहीं पे कोई ग्रेविटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कहीं पे कोई ग्रेविटी नहीं है। क्लियर? ओके। अच्छा अब सुनो, टीबी स्पेशल, अगर किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया जाए h हाइट से, तो 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि टाइम नीचे पहुंचने में लगता है अंडर रूट 2h/g, अगर ग्रेविटी है तो, ठीक है जी। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? ग्रेविटी के बराबर। याद किया? क्लास 11th का रिजल्ट है ये। अगर नहीं याद तो मैंने आपको बोला था कि क्लास 11th की कोई चीज यूज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बस यहां पे आपको कुछ नहीं करना, रिप्लेस करना है जी विद ये E/m, इससे रिप्लेस कर दो। समझ पा रहे हो? बस ये एक्सेलरेशन पहले जी थी, अब ये है एक्सेलरेशन, तो टाइम कितना आ गया? 2h/E/m, तो ये m ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 2mh बाई स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, अंडर रूट 2mh बाई स्मॉल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास आंसर है। क्लियर? कुछ नहीं किया। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, जिन लोगों को भी याद है, जिनको नहीं याद है कर लो, तो भैया कुछ नहीं करना, जी को रिप्लेस कर दो E/m से, काम खत्म। कोई इक्वेशन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इक्वेशन लगा के ही हम रिजल्ट बनाते हैं। ध्यान रहेगा? रखना यार ध्यान, लाज रख लेना मेरी, और मेरा ध्यान रख लेना। धन्यवाद। सुनो फिर, ये क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने किया है 1998 में, 1998 के साल में ये आया था, ठीक है ना। 1998 मेरे लिए मतलब मेरे को याद है, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो सचिन तेंदुलकर मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। तो 1998 एक ऐसा साल था जिसमें सचिन तेंदुलकर अपनी फॉर्म के पीक पे थे, पीक पे। मतलब उस टाइम पे ऐसा माना जाता था, लोग टीवी बंद कर देते थे कि तेंदुलकर आउट हो गया, टीवी बंद, मतलब जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती कि सचिन है तो है, अगर सचिन गया तो सब गया। तो वो पीक था। सचिन की एक बहुत मतलब फेमस इनिंग्स है जिसे डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए थे। तो काफ़ी फेमस इनिंग्स है, तो अगर आप चाहो तो वो आप देख सकते हो। खैर मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, जस्ट अपने मन की फीलिंग्स बता रहा हूँ। चलो, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सुनो। मैं क्या कह रहा हूं कि अब चार्ज पार्टिकल, पहले केस में क्या था, केस याद करो। चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके ऐसे बैठ गए, ठीक है। दूसरे केस के अंदर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चले, या तो उधर चले या फिर इधर चले, समझे, चल पड़े। अब इस केस में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलना चाहते हैं। कैसे, सुनो। मान लो कि भैया चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में उनके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। अब 2D मोशन का सामना करना पड़ेगा आपको, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। अब 1 डायमेंशन खत्म हो गया, 2 डायमेंशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ना, ये तार वार आगे आती रहती है तो इसको पीछे कर लेते हैं अपनी अदाओं से, ऐसे पीछे कर लेते हैं। हाँ, पीछे हो गया ये। तो लड़कियां करती हैं ना, अपने बाल आगे आ जाते हैं तो बालों को पीछे कर लेती हैं, तो हम अपनी तार को पीछे कर लेते हैं। बाल तो है नहीं हमारे पास, जो है वो भी उड़ रहे हैं, तो बस बचा है ये हमारे पास, तो इनको तो पीछे कर ही सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u है, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब लगा दी गई है इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, इनिशियल वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है, जिसकी वजह से अब इधर ही फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और एक्सेलरेशन भी इधर ही होगी Q E बाय M। इसकी वजह से जो इसका मोशन आएगा वो कर्व्ड मोशन होगा, कुछ ऐसा मोशन होगा, और ये कर्व होती है पैराबोलिक। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। सर ये आपको कैसे पता चला कि ये पैराबोलिक होगी? ध्यान दो, याद करो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नाम की चीज आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है। बॉल को किसी को ऐसे फेंक देते हो, ऐसे सीधा, तो बॉल का पाथ कैसा होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही होती है। क्या लग रही होती है? ग्रेविटी नीचे लग रही होती है। यहां पे ग्रेविटी की तो कोई बात नहीं हो रही, ग्रेविटी की जगह पे ये है, बस यही तो बोला था पिछले शॉर्टकट में। आपको क्या बताया था? ग्रेविटी को इससे रिप्लेस कर दिया, है ना। यही चीज यहां पे हो रही है, आपके सामने सामने हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा।
ये पाथ पैराबोलिक होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है ना, ये पाथ बिल्कुल पैराबोलिक होता है भाई। तो ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर है, पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, तो पाथ 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 कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला, ठीक है ना, इसको बोला पैराबोला, समझे? तो एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे दी है, फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, जिसकी वजह से पार्टिकल का पाथ कर्व्ड होगा, और कर्व्ड होगा उस कर्व को बोला जाएगा क्या? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला बोला भाई, यही तो बोला, पैराबोला। हाँ जी। अच्छा, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मोशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है? इसमें आपको मोशन को दो तरीकों में तोड़ना है, इसको आप x मान रहे हो, इसको आप y मान रहे हो, ठीक है जी? x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है जी? ओके। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी u है, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, समझे? x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मैं x और y को अलग अलग यहां पे डिफाइन कर देता हूं। x डायरेक्शन में, या इधर लिख देता हूं, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ y डायरेक्शन में है, जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ y डायरेक्शन में है। क्यू ई बाई एम, क्या ना, क्यू लिख देता हूं मैं, ठीक है जी? जो भी एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? y में, इसको y डायरेक्शन लिख देता हूं, क्यू ई बाई एम। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी भैया? कांस्टेंट रहेगी। x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा। आप मुझे बताओ, खुद बताओ यार, खुद बताओ, सोच के सोचो, अरे कुछ तो सोचो भैया। x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल। यहाँ पे ग्रेविटी वेविटी तो कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो एक्सेलरेशन आ रही है ना, तो जैसे नीचे आएगा तो नीचे y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। मान लो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना, मान लो इस पॉइंट पे आ गया भाई, सपोज करो, ठीक है ना, P पॉइंट तक वो पहुंच गया, तो P नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये तो आपकी वेलोसिटी हो गई। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला, x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होने वाला, यानी कि x कंपोनेंट की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, u ही रहेगा, ठीक है ना। x कंपोनेंट की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी u ही रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्यू ई बाई एम है। कितनी है? क्यू ई बाई एम। और मान लो t टाइम बीत चुका, t टाइम बीत चुका है। अब x y डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? बोलो भाई, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, जिसको हम पैराबोलिक पाथ भी कह सकते हैं।
एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वाई डायरेक्शन में इनिशियली जो है वेलोसिटी जीरो है, फिर बाद में बढ़ती 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 वो बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, सॉरी वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्यू ई बाई एम है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो है। ठीक है, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूं वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में भाई, वाई डायरेक्शन में वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के दिखा रहा हूं आप। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम और इंटू टी। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सर क्या हम इसको याद करें? नहीं बेटा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं कि बन क्या रहा है, किन सिचुएशंस में क्या बन रहा है। एक्स डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, एक्सेलरेशन वाई में है, तो वाई में चेंज हो रहा है। वाई में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, वाई में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जाएगा, तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और ये एक्सेलरेशन है और इनटू टाइम हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपके पास बन करके आ जाएगी, समझे भाई, ठीक है ना। ये आपके पास बन करके आ जाएगी कि भाई ये हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत क्लियर है। चलो अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद इसके डिस्टेंसेस भी आप निकाल सकते हो। सर डिस्टेंसेस कैसे निकालें? सुनो मेरी बात, अगले पेज पे मैं आपको लेके चलता हूं। आई होप ये चीज आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। यहां से चले, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस चला x, ये डिस्टेंस चला y, ठीक है ना। ये डिस्टेंस चला x और ये डिस्टेंस चला y, और x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो, मान लो x में कितना चला, तो x में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। x डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सीधा स्पीड इंटू टाइम करो, u इंटू टी, u इंटू टी, ठीक है जी। x डायरेक्शन में सीधा u इंटू टाइम करो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिंपल स्पीड इंटू टाइम, खत्म, डिस्टेंस आ गया। y डायरेक्शन में आपको ये लगाना पड़ेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y u जीरो, y डायरेक्शन में क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो y आ जाएगा हमारे पास क्यू ई बाई टू एम इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास y डायरेक्शन में डिस्टेंस आ जाएगा जो इसने y डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। कुछ नहीं किया, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाई है y डायरेक्शन में। टाइम, बस टाइम है जो y में नहीं लिखते हम, टाइम तो टाइम है बेटा, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि टाइम x में अलग है y में अलग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एस वाई यू वाई, यू के पैर में y, ए वाई, तो वो सारी चीजें लिखती हैं और आपके पास y डायरेक्शन में भी इक्वेशन बन गई। अगर आप टाइम को एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, इससे आप टाइम की वैल्यू निकाल लो, x बाई यू, इससे आप टाइम की वैल्यू निकाल लो x बाई यू, इसको आप पुट कर दो y में, पुट t इज इक्वल्स टू x बाई यू इन y, तो y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी यानी कि x बाई यू का स्क्वायर,
तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू क्यू ई बाई 2mu स्क्वायर बाय इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू ई बाई 2m एक्स स्क्वायर और यहाँ पे u स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे u स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो इक्वेशन से भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे y है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ये किसकी पहचान होती है अगर y प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के? ये पैराबोला की पहचान होती है। तो पाथ कैसा है? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। ये पैराबोला की पहचान होती है भाई। दिस इज पैराबोला। क्या लिख दिया? ये पैरोबोला। पैरोबोला नहीं है, पैराबोला, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। ये सिचुएशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना, और पार्टिकल रेस्ट पे भी नहीं है। पहले दो केस नहीं है। इस केस के अंदर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वाई में है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और वाई डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी, तो ये वी वाई आएगा, ठीक है ना, और ये वी एक्स है, ठीक है। तो वी एक्स ये तो कांस्टेंट रहेगा भाई, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वाई डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है क्यू ई बाई एम इंटू टी, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रही है क्यू ई बाई एम इंटू टी, मतलब सॉरी जो वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना, वो हमने निकाल ली। फिर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए भी भाई एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में सीधा स्पीड इनटू टाइम, और वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दी, फिर टाइम को एलिमिनेट कर दिया और हमारे पास इक्वेशन बन गई। वो कैसी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, यानी कि आपको कुछ नहीं करना। अगर 2 डायमेंशन में मोशन होगा, बस आपको ध्यान ये रखना है, आपको इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है। एक्स में अलग सॉल्व करोगे, वाई में अलग सॉल्व, बस इसी बात का ध्यान रखोगे। आओ फिर पानी पी लेता हूं मैं, समझा समझा के गला सूख गया मेरा। क्या पानी है? पानी की कीमत रेगिस्तान में रहने वालों से पूछो भाई। हाँ, हमें तो लगता है ऐसे ही पानी मिल जाता है। चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये कोई भी एंगल है, 90 डिग्री नहीं है जो पिछला केस हमने की, ठीक है ना, मतलब ना तो पार्टिकल उसकी डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये देखो, ना तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ना उसके ऑपोजिट है, ये केस भी हम कर चुके हैं, ना उसके परपेंडिकुलर है, तीनों ही केस नहीं है, ठीक है जी। पहले केस में मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। दूसरे केस में मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। इसमें मोशन कैसा है? पैराबोलिक। अब जो है कोई भी रैंडम एंगल, जैसे ये यू स्पीड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, समझ रहे हो, ये एंगल मान लो थीटा और ये एंगल मान लो 90, ये तो 90 डिग्री हो गया। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और यू के बीच एंगल कितना है? कितना एंगल है? देखो 90 प्लस थीटा, कुछ भी रैंडम एंगल है, कुछ भी रैंडम एंगल है, कुछ भी है ये, ठीक है ना, ना तो 90 है, ना तो 90 है, ना ही ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब थीटा कितना हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन थीटा मतलब कितना हो गया? 180। सेम डायरेक्शन मतलब थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। और परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। ना तो 0, ना ही 180 और ना ही 90 डिग्री है यहाँ। तो यहां पे कोई भी रैंडम एंगल है, ठीक है ना, यहां पे कोई भी रैंडम एंगल है भाई, ठीक है ना। दिस इज थीटा एंड दिस इज 90, ठीक है ना, ये थीटा और ये हमारे पास क्या है? 90, कोई भी रैंडम एंगल है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है भाई? अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, इसकी जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मान लो ग्रेविटी होती,
आप याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो 11th क्लास का। मान लो यहां पे ग्रेविटी होती, कैसा पाथ होता भाई? पैराबोला। याद है इसका टाइम पीरियड? याद है 2u साइन थीटा बाय जी। याद है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसी तरीके से रेंज का फॉर्मूला भी था। खैर सारे फॉर्मूले नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन पाथ कैसा था? पैराबोलिक। कैसा था? पैराबोलिक पाथ था। तो यहां पे भी वही होगा भाई, बस कुछ नहीं करना। नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी आएगी? क्यू ई बाय एम। क्यू ई बाय एम। तो इसका पाथ भी कैसा होगा? पैराबोला। क्या बोला? फिर से वही पैराबोला। यानी कि भले ही 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री के केस में भी पैराबोला, और 90 ना हो भाई, 0 हो स्ट्रेट लाइन, 180 हो स्ट्रेट लाइन, 90 हो पैराबोला, कोई और एंगल हो तो भी पैराबोला। बस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए भाई। दिस शुड बी यूनिफॉर्म। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन या ये जो पैराबोला की जो भी इक्वेशंस हैं, ये तब लगती हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना, यानी कि कांस्टेंट होती है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना या कांस्टेंट होना जरूरी है। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको, 2u साइन थीटा बाय जी की जगह पे ये रख दो बस। ये टाइम पीरियड आ गया। रिप्लेस जी बाय क्यू ई बाय एम। जी की जगह पे ये रख दो, बस बात खत्म। टीबी कंसेप्ट है ना, टीबी स्पेशल। जी की जगह पे आप ये रख दो, बात खत्म हो गई। सिंपल। रिप्लेस, बस खत्म। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, उसमें भी जी को चेंज कर दो, बस खत्म। आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी आ रही है, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम में वो वापस आ गया वो भी आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब जी की जगह पे जिन जिन फॉर्मूलों में आपने जी याद किया है उसकी जगह पे क्यू ई बाय एम रख दो, खत्म। खल्लास। बात कैसा है? पैराबोला। याद कर लो, समरी कर रहा हूं मैं, इसकी समरी देखो। पहले केस में पार्टिकल रेस्ट पे था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उधर ही एक्सेलरेशन हो जाती थी। कितनी एक्सेलरेशन हो जाती थी? ये। अगर ई कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती थी। पाथ कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड। इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड। इस केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड थी, ठीक है ना। दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। या तो उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया या ऑपोजिट में किया, मतलब थीटा 0 है या फिर थीटा 180 डिग्री है, फिर भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, फिर भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरे केस में अब समराइज प्रॉपर वे में कर देते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है तो पाथ पैराबोलिक होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह। किसकी तरह? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह, ठीक है। और अगर थीटा अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री हुआ
तो भी पाथ पैराबोलिक ही होगा, है ना, तो भी पाथ पैराबोलिक ही होगा, जैसा कि मैंने इस केस में दिखाया। दिस इज द पैराबोलिक पाथ। ठीक है जी। इस केस में शुरू में पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो उसी तरफ चला जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं तो नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा चला जाएगा। इसमें क्या है, पार्टिकल पहले से मूव कर रहा है लेकिन उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर उसके ऑपोजिट। पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। 90 डिग्री है, पाथ पैराबोलिक होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह होगा। अगर इन तीनों के अलावा कोई और एंगल भी है, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री, तो भी पाथ पैराबोलिक ही होगा। बस शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी। ठीक है ना, जो भी उसके सारे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं। तो पाथ किस तरीके का होना चाहिए वो आपको पूरे तरीके से ध्यान होना भी चाहिए। सवाल, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द वाई डायरेक्शन, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। बहुत आसान, 90 डिग्री का एंगल है भाई। इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भाई, इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। चार्ज पार्टिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज पार्टिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इस पे फोर्स लगेगा कहां, नीचे, क्योंकि नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी कहां होगी, नीचे। एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है, 90 डिग्री। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ। क्या ये बात क्लियर हुई, समझे। इलेक्ट्रॉन जा रहा है किस में, एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, वाई में। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो फोर्स कहां लग जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स नीचे लग जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, वही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो और कुछ हमें करना नहीं है यार, सिंपल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें कुछ भी करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़नी चाहिए। बस लगाओ, सीधा टिक करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पाथ वाले आ जाते हैं और आए भी हुए हैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉट एग्जैक्टली कि ऐसा ही क्वेश्चन आया है, लेकिन पाथ बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जाता रहेगा, तो ध्यान आपको रहना चाहिए। चलो फिर, तो ये पाथ का कंसेप्ट तो हो गया खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक टाइप। जैसे कुछ जिंदगी में दोस्त होते हैं भाई हमारे, उन दोस्तों को आदत होती है कि भैया कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हर काम साथ में ही करते हैं भाई, मतलब सारे काम नहीं तो मतलब ऐसे मान लो कि भाई बहुत सारे काम साथ में करते हैं, साथ साथ रहते हैं, है ना। लेकिन एक है भाई बहुत ही अग्रेसिव नेचर का, और एक है बेचारा बहुत शांत, मेरी तरह, है ना। तो इसी तरीके का कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी देखने को हमें मिलता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ही दो ऐसे चार्जेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें से दो चार्जेस का जो नेचर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लेकिन उनकी बाकी सारी चीजें सेम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे चार्जेस के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जिनको बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि दो चार्जेस, मान लो -q और +q, इनके बीच की दूरी मान लो d है, ये डिस्टेंस स्मॉल अगर है, ठीक है ना, टू ऑपोजिट चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल उस सिस्टम को बोला जाएगा। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब आगे जाके यूज भी आएगा, वो मैं आपको यूज बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो दोस्त हैं भाई, एक बड़ा गर्म दिमाग का है, एक बेचारा मेरी तरह शरीफ है, ठीक है ना, मेरी तरह ठंडे दिमाग का है। तो एक माइनस चार्ज है और एक प्लस का चार्ज है, ठीक है ना।
डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम, जैसे दो दोस्त भाई अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो भी सारे काम यार साथ साथ ही करते हैं, तो इसी तरीके से ये चार्जेस भी हैं, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते, तो चार्जेस एक दूसरे के पास पास ही रहना चाहते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम। जिस तरीके से केमिस्ट्री में डाइपोल मूवमेंट होती है, उसी तरीके से फिजिक्स में भी हम डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करते हैं। फिजिक्स के अंदर डाइपोल मूवमेंट को पी वेक्टर से लिखते हैं, छोटे पी वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं तो किसी भी चार्ज को ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस, किसी भी चार्ज को ले लो और उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। चार्ज, कोई भी चार्ज लिख लो, और इनटू डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल बेटा, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन इसकी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज है। ये कन्वेंशन है कि हम इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव मान के चलते हैं। मतलब इस डाइपोल मोमेंट की अगर मैं डायरेक्शन आपको दिखाऊंगा कि ये माइनस चार्ज है और इसके साथ में ये प्लस चार्ज है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ होगी, ठीक है ना, माइनस से प्लस की तरफ होगी। और इनके बीच का डिस्टेंस d, उसको भी वेक्टर साइन के थ्रू उसी तरफ दिखाया जा सकता है, और डाइपोल मोमेंट होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, डाइपोल किसको बोलते हैं? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को बोलते हैं जो बहुत कम दूरी पे रखे गए हों, बहुत ही कम दूरी पे रखे गए हों, ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसी भी चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। किसी भी चार्ज को मैंने इस वजह से बोला क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि आपको वेक्टर साइन से नजर यहां पे आ रहा है। डी पे वेक्टर लगाया है और पी पे भी मैंने वेक्टर लगाया है। चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है तो चार्ज पे वेक्टर नहीं लगा सकते, मैं इतना पागल इंसान भी नहीं हूं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये इसकी डायरेक्शन डिवाइन करने का कन्वेंशन है, कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो बस कन्वेंशन है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव डिफाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर फिर इसकी यूनिट्स भी होंगी। आओ भाई इसकी यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल इसकी यूनिट्स हैं। सर यूनिट्स क्या है? देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, Q इंटू डी, है ना। तो यूनिट्स क्या हो गई? Q की क्या यूनिट है? कूलम्ब, और डिस्टेंस की है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। SI यूनिट हो गई भाई, कूलम्ब मीटर SI यूनिट हो गई, ठीक है ना। दिस इज द कूलम मीटर, तो ये हमारे पास क्या हो गई? SI यूनिट हो गई भाई, ठीक है ना। कूलम मीटर, दिस इज द SI यूनिट, तो जो हमें यहां पे देखने को मिल रही है। डायमेंशन अगर दिखाने हो, कूलम क्या है? चार्ज, डिस्टेंस क्या है? लेंथ। चार्ज को करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, करंट का वैल्यू क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज को करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, यानी कि एम्पियर इनटू टी भी लिख सकते हैं। एम्पियर इनटू टी। और डिस्टेंस क्या है? लेंथ। डिस्टेंस क्या है? लेंथ।
तो एल टी ए या ए टी एल, एल टी ए कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायमेंशंस हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न। ऐसे फालतू में हर एक की डायमेंशन हम याद करते नहीं बैठेंगे। हाँ, इसको याद कर लेना भाई, इसको याद कर लेना, कूलम मीटर याद रखना, ठीक है ना। यूनिट याद रख लेना कूलम मीटर, तो डायमेंशन तो अपने आप याद हो जाएगी। कूलम यानी कि चार्ज, मीटर यानी कि लेंथ। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इनटू टाइम, एलटीए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक छोटे डिस्टेंस पे रखे होते हैं। फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसके यूनिट्स होते हैं कूलम मीटर, ठीक है ना। इसके डायमेंशंस होते हैं एलटीए, लेंथ, टाइम और एम्पियर। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो जी, अब एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है समझो जरा। सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q एंड -2Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का समूह होता है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रखा है, देखना ध्यान से। ये कह रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई साहब हमारे पास, इसके पास एक वर्टेक्स पे -2Q चार्ज है, और बाकी दोनों वर्टेक्स पे Q और Q चार्ज है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो A है। चलो मान लिया बात। कह रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल इस सिस्टम का बताओ, इस सिस्टम की डाइपोल मूवमेंट बताओ कि कितनी होगी। सवाल तो टेढ़ा हो गया सर, ये कैसे बता दें सर। सुनो, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। सर इक्वल एंड ऑपोजिट तो दिख नहीं रहे, ये तो -2Q है, ये प्लस का Q है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। क्या डाइपोल बना रहे हैं ये, क्या ये दोनों डाइपोल बना रहे हैं, बताओ। नहीं। क्या ये दोनों डाइपोल बना रहे हैं, नहीं बना रहे। सर ये तो डाइपोल ही नहीं बना रहे, और आप पूछ रहे हो डाइपोल मूवमेंट, क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही बेकार है, आप तो बेकार क्वेश्चन लेके आए हो, आप तो गलत क्वेश्चन लेके आए हो। नहीं भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, भेजे का यूज करना पड़ेगा। नहीं लग रहा ना डाइपोल, डाइपोल बनाना पड़ेगा, भेजा फ्राई करना पड़ेगा, डाइपोल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। ये जो -2Q है, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, -Q और -Q। अब मन में लड्डू फूट रहा होगा, है ना। लड्डू फूट रहा है, इसको देख के मन में लड्डू फूट रहा है कि -2Q को -Q और -Q लिख दिया मैंने, और इधर +Q और +Q तो है ही। लड्डू ये फूटा कि इस -2Q के दो हिस्से कर दिए मैंने। दिमाग लगा, दिमाग ये होना चाहिए। हाँ, तो ये -Q है और ये +Q है, क्या ये एक डाइपोल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस ऐसे हो सकती है। सिमिलरली इसकी तरफ माइनस और प्लस, माइनस और प्लस ऐसे बना सकते हैं, नेगेटिव का और पॉजिटिव का, ठीक है ना। नेगेटिव का और पॉजिटिव का, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है ना। नेगेटिव का और पॉजिटिव का, ठीक है ना। तो ये प्लस बन गया हमारे पास, मतलब डाइपोल मूवमेंट बन गई, है ना। -Q से +Q, -Q से +Q, तो ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें यहां पे देखने को मिल रही है, ठीक है जी। P और P, P को क्या बोल सकते हो, अब डिस्टेंस कितना है A, तो P को आप बोल सकते हो Q इंटू ए, कोई भी चार्ज इंटू डिस्टेंस। Q इंटू ए बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बोलो पहले। क्या इसको Q इंटू ए बोल सकते हो,
क्या इसको Q इंटू ए बोल सकते हो? अब मुझे निकालना है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है भाई, सिस्टम का। टेंशन मत लो, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है, सिस्टम का। बीच में आएगा, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 60, 60। नेट इस तरफ बनेगा, नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ हमें बनता हुआ दिखाई देगा। दो इक्वल वेक्टर्स के केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2 होता है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के केस में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो 2a cos थीटा बाई 2 होता है। उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट होगा 2a cos ऑफ 60 बाई 2, 2a cos 30, 2a cos 30 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 30 डिग्री कितना है? √3/2, तो रिजल्टेंट √3a आ गया। अगर एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट √3a आ गया। मैंने बोला भी था इसको याद रखना है, आपको पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया भी हुआ है कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाता है। ऐसा ही इस केस में भी होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो √3 टाइम्स QA होगा। जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो √3 टाइम्स Q इंटू ए होगा। उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, समझे? दोबारा समझा देता हूं। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये डाइपोल तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, डाइपोल बना दिया दिमाग लगा के। -Q से +Q एक डाइपोल बन गया, -Q से +Q एक डाइपोल बन गया। ये डाइपोल P, ये डाइपोल P। चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है जी। नेट डाइपोल मूवमेंट दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। 60 डिग्री का एंगल तो 2a cos 60 बाई 2 यानी कि 2a cos 30, cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, रिजल्टेंट आ गया √3a। रिजल्टेंट आ गया √3a यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितनी आ गई? √3QA। बस कुछ नहीं किया हमने, 60 डिग्री का एंगल था, नेट डाइपोल मोमेंट बिल्कुल बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में ही आएगा ना। हाँ, डायरेक्शन भी पता चल गई, √3QA इसका आंसर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। बाकी की वार्तालाप डाइपोल के बारे में अगली क्लास में ही करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी अब समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लेक्चर्स बचे हैं हमारे इस चैप्टर के, तो 2-3 लेक्चर बचे हैं, जिसके बाद ये चैप्टर हम कंप्लीट करने की ओर अग्रसर होंगे और कंप्लीट करके ही दम लेंगे। तब तक के लिए आपको साथ में बने रहना है, जिंदा रहना है, दिलो जान से जिंदा रहना है ना, पूरी उम्मीद के साथ तैयारी करते रहना है ना। कि अगर आपके दिल में उम्मीद है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। तो वो है ना फरहान अख्तर जो है उनकी लिखी हुई लाइन्स हैं, दिलों में बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, मन में हसरतें लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, और ऊंचाइयों को छूने की ताकत लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। दिलों में ख्वाब होने चाहिए, मन में ऊंचाइयों का टारगेट होना चाहिए, और ख्वाबों में वो वाले ख्वाब नहीं कि गर्लफ्रेंड के ख्वाब ले रहे हो, बॉयफ्रेंड के ख्वाब ले रहे हो, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए। ख्वाब हो जाने चाहिए मंजिल के, कि मुझे ये अचीव करना है। उसके लिए तो अगर वो चीजें आपके अंदर हैं और आप उनके लिए मेहनत कर रहे हो तो जिंदा हो। और आगे भी जिंदा रहे तो हम फिर मिलेंगे, और मिलते ही रहे, मिलते ही रहे, मिलते ही रहे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।